नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में आज से आपकी फोर्थ यूनिट स्टार्ट होने वाली है। तो आइए फोर्थ यूनिट का नाम डालें और फिर इसे आगे पढ़ते हैं। तो आपकी यूनिट नंबर 4 है और लास्ट यूनिट है ये इस बुक की। आपने देखा थर्ड यूनिट थी इनएडिक्वेसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी जो चिर सम्मत है ना, भौतिकी है या यांत्रिकी है, उसकी अयोग्यताओं पर आधारित बातें थी वे, है ना। उसके लिमिटेशंस हमने पढ़ी जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी। अब जब क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई तो आती है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन आपका है ना इस यूनिट में दिया गया है। तो इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसे आप क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि हिंदी में कहेंगे क्वांटम यांत्रिकी का परिचय। ठीक है, तो बहुत छोटी सी यूनिट है, आइए देख लेते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो कॉन्सेप्ट है मैटर वेव्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, तो मैटर वेव्स, आप जानते हैं डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, है ना, जिन्हें आप द्रव्य तरंगे हिंदी में कहते हैं या डी ब्रोगली वेव्स भी जिन्हें आप कहते हैं। और ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट यूनिट में, यानी थर्ड यूनिट में। ठीक है जी, थर्ड यूनिट में मैटर वेव्स का डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आप पढ़ चुके हैं। तो इस यूनिट में आपको मैटर वेव्स से संबंधित देखो जो डेरिवेशंस हैं वे करने हैं। उनमें से एक डेरिवेशन मैं पिछले यूनिट में ही करा चुका हूँ, जिसमें आपने देखा वेवलेंथ का डेरिवेशन, यानी कि डेरिवेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स या डी ब्रोगली वेव्स। जो डी ब्रोगली वेव्स हैं या जो मैटर वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ का डेरिवेशन मैं आपको करा चुका हूँ। तो इसमें है ना ये सारी चीज़ें जो इस यूनिट में भी रिपीटेशन है वो आप वहाँ से ही देख लेंगे, यहाँ कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, अब जो नहीं है, वो जो नहीं कराया उस यूनिट में मैटर वेव से रिलेटेड, वो यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो मैटर वेव्स की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दे रखी है, तो आप सबसे पहले मैटर वेव्स की प्रॉपर्टीज देख लीजिए। तो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है जी, मैटर वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स। इसका मतलब क्या हुआ, द्रव्य तरंगों के गुण। तो द्रव्य तरंगों के गुण आपको पढ़ने हैं और द्रव्य तरंगों के गुण क्या क्या है, मैटर वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो आइए बारी बारी से देख लेते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा है इसके वेवलेंथ का, मैटर वेव्स की क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है h/mv। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी यहाँ से हो जाएगी, आप खुद देख के बताओ, m की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी लैम्डा की वैल्यू उतनी हाई होगी या नहीं, ज़्यादा होगी, क्योंकि लैम्डा और m दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसलिए m जितना छोटा होगा लैम्डा उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है मास मैटर पार्टिकल का जितना कम है उसके साथ एसोसिएट होने वाली वेव की वेवलेंथ उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा। आप लिखेंगे स्मॉलर द मास ऑफ मैटर पार्टिकल, ठीक है जी, लार्जर विल बी द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द मैटर पार्टिकल। क्लियर है, इसका मतलब है, कहने का क्या अर्थ हुआ कि द्रव्य कण का द्रव्यमान जितना कम होता है, द्रव्य तरंग के द्वारा द्वारा संचरित होने वाली तरंग की तरंग दैर्ध्य उतनी ही अधिक होती है। ठीक है जी, पहला पॉइंट मैंने आपको इसके आधार पर समझाया, ये आपका पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट भी आप इससे रिलेटेड कर सकते हो v से। भाई v जितना कम होगा लैम्डा उतना ही अधिक होगा। बता होगा या नहीं, क्योंकि लैम्डा और v भी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो आप यहाँ पे यही कह सकते हो, यानी वेलोसिटी उस मैटर पार्टिकल की जितनी ज़्यादा होगी, कम होगी बल्कि, वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी वेव की। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि स्मॉलर द वेलोसिटी ऑफ मैटर पार्टिकल लार्जर विल बी द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। ठीक है, क्लियर है, यानी कि द्रव्य कण का ये वेग जितना कम होगा, द्रव्य तरंग का वेग, ये द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य उतनी ही अधिक होगी। ठीक है जी, आई बात समझ में आपको। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट इस फॉर्मूले से आधारित हैं, तो दोनों इसके ये प्रॉपर्टीज हो गई
इसके पॉइंट हो गए। और देखो तीसरा क्या है, यदि आप v की जगह 0 रखते हो तो बताओ लैम्डा की जगह क्या आएगा, अपोन में 0 आ जाएगा, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा इन्फिनिटी। क्लियर है। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आती है, यानी लैम्डा इन्फिनिटी हो गया तो वेवलेंथ इन्फिनिटी यानी एग्जिस्ट नहीं कर रही वेवलेंथ। ठीक है जी, यानी वेव एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका क्या मतलब है, जो वेव है भाई वेवलेंथ इन्फिनिटी आने का क्या मतलब है, जो वेव है ना डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, जो वेव है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब है वेव एग्जिस्ट कहाँ से करेगी, जब वेलोसिटी मैटर पार्टिकल की 0 है। तो इसका मतलब है यहाँ से एक बात समझना, मैटर वेव तभी प्रोड्यूस होती है जब मैटर पार्टिकल मोशन करता है। अब मैटर पार्टिकल मोशन नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी, उसका वेग 0 है, और वेलोसिटी 0 होने से जो मैटर वेव्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, उत्पन्न नहीं होंगी। यानी द्रव्य तरंगे मैटर वेव्स तभी उत्पन्न होंगी जब जो द्रव्य कण है मैटर पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, मोशन में होंगे। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसमें लिखेंगे है ना, ये लिखने के बाद इट मीन्स दैट मैटर वेव्स है ना उत्पन्न होती है, यानी प्रोड्यूसेस, मैटर वेव्स कह रहे हैं बल्कि प्रोड्यूस आएगा, मैटर वेव्स प्रोड्यूस ओनली व्हेन, केवल तभी, कब, तो व्हेन मैटर पार्टिकल्स आर इन मोशन, जब मैटर पार्टिकल्स द्रव्यकण किस में होते हैं, गति में होते हैं, तभी द्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तीसरा पॉइंट है आपका। और देखो इसमें एक पॉइंट आप ये जोड़ सकते हो कि मैटर वेव्स जो है ना वो उत्पन्न होती हैं चाहे मैटर पार्टिकल पर चार्ज हो या ना हो। क्लियर है। यानी मैटर वेव्स जो है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है। लेकिन जैसे आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो क्या बोलते हैं हिंदी में, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये जो होती हैं ये आवेश पर निर्भर करती हैं। आप देखते हैं जब आवेश गति करता है, चार्ज मोशन करता है, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है। आपको याद होना चाहिए 12th क्लास में था कि एक्सेलरेटिंग चार्ज इज़ द प्रोडक्शन, है ना, ये इज़ द मेन कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो क्या है, त्वरित आवेश है, यानी एक्सेलरेटिंग चार्ज है। ठीक है जी। तो चार्ज होना ज़रूरी है, चार्ज है तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। लेकिन ये जो मैटर वेव्स है, ये पार्टिकल जो है मैटर का पार्टिकल चाहे चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैटर वेव्स तब भी प्रोड्यूस होंगी। क्लियर है। तो मैटर वेव्स प्रोड्यूस होती ही हैं चाहे पार्टिकल चार्ज हो या चाहे अनचार्ज हो। तो आप ये लिखेंगे इसमें कि मैटर वेव्स डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द मैटर पार्टिकल। मैटर वेव्स जो मैटर पार्टिकल है उसके चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, चाहे वो चार्ज हो, चाहे उस पर ज़्यादा चार्ज हो, कम चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या चार्ज ना हो, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फोर्थ पॉइंट यही हो जाएगा आपका, मैटर वेव्स डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द मैटर पार्टिकल। क्लियर है। चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है। ये है ना, 4 पॉइंट हो गए। और देखो एक पॉइंट आप ये कह सकते हो, जो मैटर वेव्स हैं इनकी जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वो डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ मैटर पार्टिकल। ठीक है जी। मैटर पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी है उसी के अनुसार वेलोसिटी होगी मैटर वेव की। ठीक है। मैटर पार्टिकल की वेलोसिटी कब है, क्योंकि पार्टिकल चलता है ना, उसी के साथ वेव चलती है, उसी के साथ वेव एसोसिएट होती है। तो मैटर पार्टिकल की वेलोसिटी कम है तो मैटर वेव की वेलोसिटी भी कम होगी, मैटर पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा है तो मैटर वेव की वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है जी। इसका मतलब है आप क्या लिखेंगे कि ये वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स डिपेंड करती है ऑन द वेलोसिटी ऑफ मैटर पार्टिकल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, जैसे आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनका जो वेग है, उनकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। और वो कितनी होती थी, तो होती थी सी यानी स्पीड ऑफ लाइट। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के या वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। यानी वो कांस्टेंट रहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है।
लेकिन जो मैटर वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि किस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ मैटर पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ मैटर पार्टिकल बढ़ेगा तो ये वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी ऑफ मैटर पार्टिकल घटेगा तो वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव भी घट जाएगा, यानी कांस्टेंट नहीं रहती है। किसकी तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी c के बराबर होती है, तो उसकी तरह ये कांस्टेंट नहीं रहती। ये अगला पॉइंट है आपका, इसे आप लिख लेंगे। ठीक है जी। तो इसकी एक लाइन मैंने बोली, मैटर वेव्स, वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ मैटर पार्टिकल। क्लियर है? ठीक है। इट मीन्स दैट, ठीक है जी, वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, लाइक द, किसकी तरह, लाइक द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी की तरह मैटर वेव्स की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है जी। तो ये 5वां पॉइंट था। ठीक है जी। तो इस तरीके से 5-6 पॉइंट आप दे सकते हो। एक पॉइंट और देख लो, इसमें आप ये कह सकते हो, देखो कोई एक एक्सपेरिमेंट है, आपको पता है जो ड्यूअल नेचर है मैटर के पार्टिकल तो है ही, और साथ में वो वेव की तरह भी बिहेव करता है, उसके साथ वेव भी संचरित होती है, प्रोपोगेट होती है। तो इसका मतलब है उसके पास पार्टिकल नेचर तो है ही, साथ में वेव नेचर भी है। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों नेचर को एक साथ शो नहीं करता है मैटर पार्टिकल। ठीक है जी। किसी एक एक्सपेरिमेंट में, मान लो किसी एक एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर को शो किया है, तो उस एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल नेचर को शो नहीं करेगा, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल नेचर को शो किया है तो उस एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर को शो नहीं करेगा। यानी दोनों नेचर, मैटर है ना, मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो दोनों नेचर को एक साथ शो नहीं करते। तो आप क्या लिखेंगे, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, है ना, ऑफ मैटर पार्टिकल। ठीक है, डज नॉट, बल्कि क्या होता है, ये एक साथ शो नहीं किए जाते हैं, तो आर नॉट शोड, है ना, या आर नॉट रिप्रेजेंटेड, एक साथ, है ना, प्रदर्शित नहीं हो पाते। क्लियर है? इन, क्या लिखेंगे, इन एनी वन एक्सपेरिमेंट, किसी एक एक्सपेरिमेंट में ये दोनों नेचर एक साथ शो नहीं होती हैं। ठीक है जी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके 6 पॉइंट हो जाएंगे, यानी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर से रिलेटेड ये पॉइंट है। पार्टिकल नेचर यदि शो होगी तो वेव नेचर शो नहीं होगी उस एक्सपेरिमेंट में, और यदि वेव नेचर शो हो रही है तो पार्टिकल नेचर शो नहीं होगी। ठीक है जी। दो में से कोई एक नेचर शो होती है। ठीक है जी, या तो ये या ये, एक एक्सपेरिमेंट के भीतर। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाई प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स, और साथ में इनकी लैंग्वेज भी बोल दी है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है जी। तो अब इसका डेरिवेशन की ओर चलते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपने देखी, तो देखो इसका जो डेरिवेशन है किसका, वेवलेंथ का। ठीक है जी। वो मैंने आपको करा रखा है वैसे तो, लेकिन उसमें भी 2 केस होते हैं। ठीक है जी। एक तो होता है रिलेटिविस्टिक केस और एक होता है नॉन रिलेटिविस्टिक केस। तो देखो मैं हेडिंग लिखता हूँ पहले, इसे आप डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कह सकते हो, क्योंकि डी ब्रोगली वेव्स की वेवलेंथ है वो, यानी मैटर वेव्स को ही तो डी ब्रोगली वेव्स कहा जाता है। तो मैटर वेव्स की वेवलेंथ कह दो या डी ब्रोगली वेवलेंथ कह दो, बात एक ही है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कह दो या वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स कह दो, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। ठीक है जी। क्योंकि मैटर वेव्स को ही डी ब्रोगली वेव्स कहा जाता है, तो आप इसे डी ब्रोगली वेवलेंथ भी, मैटर वेव्स की वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कहते हैं। ठीक है जी। अब देखो इसका डेरिवेशन जो आया था वो तो मैंने करा रखा है, तो मैं उसे अब दोबारा नहीं कराऊंगा। आपने देखा था पूरा मैंने कराया था, लैम्डा बराबर आया था h/mv। तो देखो यहाँ भी, यहाँ तक तो सेम रहेगा, तो ठीक है जी, सेम एज। ठीक है जी, सेम एज प्रीवियस कह दो, पहले वाले डेरिवेशन की तरह रहेगा बिल्कुल यहाँ तक। तो नोट्स में मैं लिख दूंगा, है ना, लेकिन यहाँ मैं कराने का कोई औचित्य नहीं है, मैं करा चुका हूँ, आप देख लेना। जिसमें आप E बराबर एच न्यू रखते थे, E बराबर mc² रखते थे, दोनों को बराबर रखते थे। वहाँ से पहले फोटोन का, ये फोटोन के लिए डायनेमिक मास निकालते थे, फिर फोटोन का मोमेंटम निकालते थे, फिर आप कहते थे कि डी ब्रोगली ने ऐसा माना कि जैसे फोटोन के लिए जितना लीनियर मोमेंटम है, और यहाँ पे आप बात करें मैटर पार्टिकल और उसकी वेलोसिटी v है, तो P बराबर mv हो जाएगा। ठीक है। तो फिर ये आ जाता था, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, तो ये आप वहाँ से देख लेंगे।
नोट्स में बाकी मैं लिख दूंगा। अब आते हैं आगे। देखो इसके बाद मैंने कई सारे डेरिवेशन करे कि भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड हो जाए वी पोटेंशियल से तो क्या होगा, है ना। और स्मॉल के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म में भी लैम्डा की वैल्यू निकाली थी, ठीक है जी। और काइनेटिक एनर्जी के की टर्म में भी इसके एक्सप्रेशन निकाला था, तो वो सब मैंने करा रखा है, ठीक है जी। वो है आपका नॉन रिलेटिविस्टिक केस। नॉन रिलेटिविस्टिक केस यानी अनआपेक्षीय, आपेक्षिकीय है ना। यानी जब आप नॉन रिलेटिविस्टिक केस का मतलब है जब आप रिलेटिविटी की बात नहीं करते, जब आप वेलोसिटी जो है यहाँ पर इसकी मैटर पार्टिकल की, जब वो इतनी कम है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपेरेबल नहीं है, कंपैरिजन करने योग्य नहीं है, तब का वो केस था। लेकिन अब हम एक ऐसा केस लेके चलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपैरिजन करने योग्य है ये वेलोसिटी ऑफ मैटर पार्टिकल, ठीक है। तो उसे कहते हैं रिलेटिविस्टिक केस। तो आप हेडिंग के ब्रैकेट में लिख लेना यहाँ तक तो बिल्कुल सेम करना है। और अब आप हेडिंग लिख सकते हो, ठीक है जी। रिलेटिविस्टिक केस आपेक्षिकीय है ना, आपेक्षिकीय बोलेंगे शायद, आपेक्षिकीय स्थिति हिंदी में। रिलेटिविस्टिक केस के लिए क्या करेंगे, ये तो डेरिवेशन आपको पता ही है, इक्वेशन 1 नीचे डाल देना। और आप जानते हो वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी आपने पढ़ा है, ठीक है जी। लिख देना वी नो दैट वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है, ये आपने पढ़ा था सेकंड यूनिट में। m बराबर होता है m नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इसे इधर ले जाओ, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर आएगा m नोट अपॉन m, दोनों तरफ को स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर m नोट स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। ये कर लो, एलसीएम लो, क्या जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर m नोट स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर बराबर m नोट स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर दी, यहाँ से मल्टीप्लाई अंदर कर लो तो m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर m नोट स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो तो वो इधर आ जाएगा m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, ठीक है जी, m नोट स्क्वायर सी स्क्वायर और बराबर m स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ से आप कॉमन ले लो m स्क्वायर तो बचेगा सी स्क्वायर, बल्कि सी स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा m स्क्वायर माइनस m नोट स्क्वायर बराबर, इसे आप लिख सकते हो एम वी का होल स्क्वायर। तो एम वी बराबर क्या आएगा, अंडर रूट आ जाएगा भाई, अंडर रूट में क्या आएगा सी स्क्वायर, तो सी तो बाहर निकाल लो चाहे, ये चलो अंडर रूट में रहने दो, सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर, ये एम वी की वैल्यू आ गई। और इक्वेशन फर्स्ट में एम वी है तो आप ये एम वी की वैल्यू कहाँ रख दो फर्स्ट में, तो फर्स्ट इम्प्लाइज करो लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट, एम वी की वैल्यू रखो सी स्क्वायर और ये एम स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर। क्लियर है। आप ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो कैसे करते हैं, एच अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर, ये हो जाएगा एम प्लस एम नोट और ये हो जाएगा एम माइनस एम नोट, ठीक है जी। क्लियर है, आई बात समझ में आपको। देखो इसे ऐसे कर लो, लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर, देखो इसे कर लो इस तरीके से, एम नोट माइनस एम कर दो इसे, एम नोट बल्कि एम माइनस एम नोट, देखो एम प्लस एम नोट है लेकिन माइनस एम नोट कर दिया मैंने, तो जब एम नोट घटाया तो एम नोट जोड़ना पड़ेगा, और ये वाला एम नोट जो है ये तो ऐसा कैसे ही रहा, ठीक है जी। तो इस ब्रैकेट में मैंने क्या करा, एम देखो एम ये रहा, एम नोट ये रहा, एम नोट घटा लिया, एम नोट जोड़ लिया, ठीक है। और अगले ब्रैकेट आपका सेम रहेगा एम माइनस एम नोट, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एम माइनस एम नोट, ये 1 और 1 2 प्लस 2 एम नोट और ये इस ब्रैकेट में एम माइनस एम नोट,
ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ से देखो इसे डाल दो इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट थी, ठीक है, और ये फर्स्ट में रख दिया ये है ना, सेकंड डाल दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन देख लियो जो सी भी है, शायद इससे पहले इस डेरिवेशन में और इक्वेशन रही होंगी, तो उसी के अनुसार चलो नोट्स में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आप एक फॉर्मूला जानते हो, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट। तो आप जानते हो एक फॉर्मूला, टोटल एनर्जी क्या होती है भाई, आपने पढ़ा है टोटल एनर्जी, है ना, mc² बराबर होता है, एक तो रेस्ट मास एनर्जी होती है m0c² और प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, पढ़ा है ना। तो आप लिख देना टोटल एनर्जी बराबर रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी mc², ठीक है। तो मैं लिख दूँ, चलो टोटल एनर्जी E बराबर रेस्ट मास एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी E होता है mc², रेस्ट मास एनर्जी m0c² होता है, और काइनेटिक एनर्जी K होता है। ये फॉर्मूला मैं आपको सेकंड यूनिट में बता चुका हूँ। तो यहाँ से K बराबर क्या आएगा, mc² माइनस m0c², ठीक। तो यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है कुछ, m माइनस m0c², ठीक है जी, ये आ गया, क्लियर है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो एक काम और कर लो, ये इक्वेशन सेकंड जो है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज और कर लो, आप ऊपर c की मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे भी क्या करेंगे, c की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा सा देखो इधर को करके थोड़ा सा और बताऊँ मैं, आपने ऊपर नीचे क्या कर ली, c की मल्टीप्लाई, तो देखो ये बचेगा लैम्डा बराबर hc/√। ये जो बाहर c है ना, जब अंडर रूट के भीतर जाएगा तो c² हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका c², ये तो आपका ऐसे ही रहेगा m माइनस m0 प्लस 2m0 एक ब्रैकेट में, और ये जो ये बाहर c है ये c² अंदर जाएगा, तो हो जाएगा c² अंदर लिख लो और m माइनस m0, ठीक है जी। ये जो इक्वेशन है आपकी, इसे डालो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो अब देखो ये जो आपको k बराबर दिख रहा है, ये वाला जो k है ये है m माइनस m0c², तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है ना, m माइनस m0c² की जगह आप क्या रख देंगे, रख दो ये वाला वैल्यू, है ना। तो ये वाली वैल्यू आप कहाँ रख देंगे, सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद मैं इधर का रफ कर देता हूँ। देखो जी, सेकंड इम्प्लाइज कर लो और k की वैल्यू रख दो सेकंड में, तो लैम्डा बराबर आएगा hc/, देखो अंडर रूट, है ना, इसमें भी चाहे हो तो एक लाइन और बढ़ा लो, इस c² के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, hc/√, ये हो जाएगा c² m माइनस m0, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, प्लस 2m0c², और प्लस आगे ये वाला तो एज इट इज रहेगा, इनटू में है बल्कि ये, तो इस c² की मैंने दोनों में क्या कर ली, मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी ये जो बाहर c² था इसमें मल्टीप्लाई हो गई और इसमें भी हो गई, और दूसरे ब्रैकेट वाला आपका सेम रहेगा इस तरीके से। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो m माइनस m0c² की जगह आप क्या रख सकते हो, k रख सकते हो, जहाँ जहाँ भी m माइनस m0c² है उसकी जगह k रख दो, तो यह हो जाएगा hc/√, इसकी जगह तो k रख दो, ठीक है ना, प्लस 2m0c², ठीक। और अगले ब्रैकेट में इस सारे की जगह क्या रख देंगे, k, ठीक। तो ये आ गया। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हो, बाकी नहीं तो एक काम कर लो, hc/, ठीक है जी। ये k जो है यहाँ से ये कॉमन ले लो, 2m0c², देखो ये k तो है ही, ये शुरुआत में लिख लिया, और इस ब्रैकेट से कॉमन ले लो 2m0c², तो यहाँ तो 1 बचेगा,
और जहाँ के है वहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ये है नहीं ना, तो जहाँ जो नहीं होता वहाँ पर वो डिवाइड में आ जाता है, पता होगा आपको। ठीक है जी, के ये वाला ये रहा, और इस ब्रैकेट में 2m0c² कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ अपोन में आ जाएगा ये सारा 2m0c² के। क्लियर है। तो ये आपका क्या बचेगा, लैम्डा बराबर बचेगा आपका hc अपॉन ये c² बाहर आ जाएगा c, और अंडर रूट में बचेगा 2m0 k, और अंडर रूट में ये बचेगा सारा क्या 1 प्लस k अपॉन 2m0 c²। आई बात समझ में। ये c से c कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर बचेगा h अपॉन 2m0 अंडर रूट 2m0 k, और ये सारा जो पावर है ना 1/2 इस सारे की ऊपर ले जाओ तो पावर बन जाएगी माइनस की। देखो ये पावर प्लस की 1/2 थी अंडर रूट का, मतलब अभी पावर हो गई माइनस की 1/2 ऊपर जाके। ठीक है, और ये ऐसे रहेगा। तो ये रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। और इसमें भी देखो आप एक बात लिख सकते हो, यदि इलेक्ट्रॉन के लिए आप बात करें तो आप ये लिखेंगे इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, ठीक है जी, थ्रू कैपिटल वी पोटेंशियल। कैपिटल वी पोटेंशियल से यदि एक्सेलरेट किया जाए, त्वरित किया जाए, तो फिर क्या होगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो के बराबर EV हो जाएगा। आप के की जगह क्या रख देंगे EV। के बराबर Q इंटू वी होता है वैसे तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए Q बराबर E हो जाएगा चार्ज, और V क्या है पोटेंशियल है। तो लैम्डा बराबर क्या आएगा H अपॉन अंडर रूट 2m0 के की जगह रख दो EV यहाँ पे, और यहाँ भी EV रख दो 1 प्लस EV अपॉन 2m0 c², और इस सारे की पावर कितनी है तो माइनस की 1/2। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन के लिए है आपका फॉर्मूला, और ये जनरली है। ठीक है, दोनों ही डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए है। ठीक है, तो ये दोनों ही डी ब्रोगली वेवलेंथ के ये रिलेटिविस्टिक केस के एक्सप्रेशंस हैं, और नॉन रिलेटिविस्टिक केस के मैंने आपको करा दिए थे पहले ही 3rd यूनिट में, तो यहाँ दोबारा फिर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरीके से इस यूनिट में इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स में आपका एक पोर्शन यही था जिसमें आप बात करते हैं डी ब्रोगली या मैटर वेव्स के बारे में, और विशेष रूप से मैटर वेव्स के बारे में तो आप बात 3rd यूनिट में भी कर चुके हैं। तो विशेष रूप से यहाँ पे जो आप बात करते हैं वो बात करते हैं आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की। ठीक है जी, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मैंने आपको जो उस यूनिट में मैंने नहीं कराए, जैसे कि रिलेटिविस्टिक केस का था, वो मैंने यहाँ करा दिया है, और बाकी वहाँ है तो दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, तो एक पोर्शन इस यूनिट का ख़त्म होता है। दूसरा पोर्शन इसमें आप वेव वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी में क्या रिलेशन है वो आप पढ़ेंगे, और फिर थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स का वो पोर्शन है जैसे कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन है ना, ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इस तरीके के ये टॉपिक हैं आपके। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये यूनिट आपकी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।